हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है करियर पॉइंट ऑफ व्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रैन कुमार सिंह आप लोगों के साथ आज हम बात करेंगे अ, आगे की क्लास में कि जो हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इन सभी का कंसेप्ट पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे आज यूक्लिड लेमा डिवीजन की तरफ, यानी यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है, कि जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था आपको, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनको अगर एक लाइन में क्रम करने के लिए दे दे क्वेश्चन में तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा देर पढ़ के उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यानी यूक्लिड डिवीजन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो क्रम हम लिखते हैं, आप देखना समझना। संख्या प्रणाली जो होती है, संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली जो होती है वो देखो किस पे काम करती है। संख्या प्रणाली का जो पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम यानी कहने का मतलब कि वो कौन से पद में, कौन से टर्म में सीक्वेंस होती है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी सीरीज कैसे काम करती है, कैसे सीक्वेंस में चलती है, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल से क्या हम बनाएंगे यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या आएगा बताओ, इंटीजर आएगा। होल नंबर के बाद क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर के बाद क्या आएगा, तो आपका रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद क्या आएगा, रियल नंबर। अब देखो यहाँ ध्यान से मैंने लिखा, इसमें समुच्चय में देखो ये जो सिंबल होता है ना वो सेट का होता है, याद रखना। ये जो मैंने क्रम लिखा, तो कई बार आपको दे देगा क्रम को सजाने के लिए, यह पूछ देगा कि इनमें से कौन सा क्रम सही है एमसीक्यू में आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले नेचुरल होता है, फिर होल होता है, फिर इंटीजर होता है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर होता है, और लास्ट में होता है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो इस क्रम को आप लोग याद रखना, इसको सी मत समझना। ठीक है, यह सेट का मतलब सिंबल है। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हमारी टॉपिक यहाँ से शुरू होती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं अब हमारे एग्जाम में, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। कह देगा कि तुम बताओ इसमें से कौन सा पदानुक्रम सही है। ठीक है, फिर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो हमको हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि हमारे लिए सभी टॉपिक क्या है, सेम है, और सभी टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हर टॉपिक से प्रश्न आते हैं बेटा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम की हम बात करते हैं। एल्गोरिथम, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम क्या होता है, इस चीज को देखो। एल्गोरिथम की बात करते हैं, यूक्लिड यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवीजन। यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवीजन है क्या। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि आप यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन को डिफाइन करो, परिभाषित करो, या बताओ कि एक लाइन में है क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन है क्या, तो आप इसे कैसे क्लियर करोगे बताओ, ये क्या है। तो हम लोग आज इसी को डिस्कस करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं लिखता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करना। यह एक प्रकार का प्रमेय है। क्या है, प्रमेय, जिसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा बातें, मैं यहाँ से लिखता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। किन्हीं दो पूर्णांक किन्हीं दो पूर्णांक किन्हीं दो पूर्णांक किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी ए तथा बी, और इस प्रकार यहाँ है कि बी ए ग्रेटर देन बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान हो कि अब यहाँ पे देखिए एक आएगा कंसेप्ट A बराबर बी क्यू प्लस R, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये आपका यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A बराबर क्या है, B बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, R बराबर क्या है। तो आप लिखिएगा जहां A बराबर आपका क्या होता है, भाज्य, क्या होता है, भाज्य। B बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे, भाजक। Q बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो भागफल। और R बराबर क्या होता है, तो शेष, जिसको आप लोग रिमाइंडर कहते हो इंग्लिश में, ठीक है ना, यानी शेषफल। शेषफल हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेषफल बोलते हैं। ये रहा तुम्हारा बुआ यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवीजन। अब देखो एक्चुअली इस पे हमको करना क्या है, जब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर का, तो रियल नंबर में हमारे बुक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट टॉपिक में, जो प्रश्नावली 1.1 है वहां से क्वेश्चन पूछे गए इसमें, इस टॉपिक से। तो देखो यहाँ पे कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, हम कोई धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं ए तथा बी, हमको मन करेगा यहाँ पे सी और डी लेने का ले लेंगे, ई और एफ मन करेगा ले लेंगे, कोई दो तुम पॉजिटिव लो इंटीजर। यहाँ पे नहीं है कि आपको दबाव ही बनाया जा रहा है कि आप यही इंटीजर लेना है, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपको जो मन में आए आप स्वतंत्र हो, कोई भी इंटीजर ले सकते हो, लेकिन कंडीशन याद रखना कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है दो। और याद रहना चाहिए कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से। अब ऐसा नहीं कि आपने ए ले लिया, ए बराबर 3 और बी बराबर कर लिया आपने 6, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ए बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान हो कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां अब A देखो भाई, ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो ये जो मैंने बातें लिखी ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब से प्रश्न क्या पूछ देगा कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर माइनस 0, ए बराबर पी क्यू प्लस 0 माइनस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस 0 प्लस 1, ए बराबर पी क्यू।
अब इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा आपके प्रश्न में और पूछेगा कि इनमें से बताइए सही क्रम क्या है। तो आप तो देख रहे हो कि भाई इसमें तो कोई सही क्रम ही नहीं दिया है। ठीक है, दिया है नहीं दिया है, तो हम किसी पे टिक नहीं करेंगे। लास्ट ऑप्शन देगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, उससे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे कहाँ कहीं ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। चलो तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न मॉडरेट करके पूछे जाते हैं। तो इसका तो आपको पता है डिविडेंड होता है, इसका डिविजन होता है, इसका क्वोटिएंट होता है, इसका शेषफल आपको पता ही होगा इस सब के बारे में। ठीक है, तो आइए हम इस पे एक प्रश्न करते हैं। ठीक है, इस पे हम प्रश्न करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 135 और 225। एक प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न यह है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए, अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे दो इंटीजर दिए हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े वाले को क्या मानना है, ए मानना। तो चलो देखो, यहाँ पे हम लोग का 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना था, तो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखना, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम ये कंडीशन तब तक करते रहेंगे जब तक मेरा शेषफल 0 ना हो जाए। तो चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 225। ठीक है, 225 और बी बराबर 135। क्या लिखेंगे, बी बराबर 135। पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो देखो, हमेशा बड़े वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं ए और छोटे वैल्यू को बी करते हैं। तो 135 गुने 1 प्लस 90। अब जब हम करेंगे तो देख लो, 135 से कम 35 और 90 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। फिर हम यहाँ 90 लिखेंगे। ठीक है, और 135 की प्रोसेस करेंगे हम, सॉरी 135 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसकी प्रोसेस क्या हो गया, 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, और फिर जब हम 90 का जब निकालेंगे तो कितना होगा, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब नोटिस यहाँ करना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आया, कितना है रिमाइंडर। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बोलो। हम अब इस कंडीशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमारा लास्ट में जब 0 बच जाता है, शेष 0 हो जाता है, तो आगे की प्रोसेस नहीं होती है और यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 45। कितना होगा, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना, 45। तो अब ये जो हमने निकाला, इसको सॉल्व किया, ये कौन सी डिवीजन है, तो यह डिवीजन आपका अल्गोरिथम डिवीजन, यूक्लिड का अल्गोरिथम डिवीजन है। ठीक है ना, हमेशा। अच्छा, एक चीज तुम सोचो कि इसमें यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम क्यों लगा। तो लगने का कारण है कि जो पहला वैल्यू था 135 था और दूसरा कितना था, 225 था। तो पहले वाला वैल्यू क्या है, छोटा है, और दूसरा वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है। इसलिए हम इसमें कौन सा प्रमेय लगाएंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन लगाएंगे। और हम लोग बड़े वाले वैल्यू को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और छोटे वाले वैल्यू को क्या मानेंगे, बी मान के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगी, ऐसा बात कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, यानी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो इसे आप नोट करो, उसको समझाते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ लिखना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। अभी आप पढ़ के आए हो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अब तुम क्या पढ़ रहे हो? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द अरिथमेटिक क्या होते हैं समझने का प्रयास करना। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो लिखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ये हमारा थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द अरिथमेटिक्स। अब हम समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस लिखना। संख्या 32,700 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि भाई इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे बताओ? इतना लंबा लंबा नंबर दे दे तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में बनेगा, आप सेकंडों में जवाब दोगे इसका। ठीक है, बशर्ते कि आप समझने का पहले प्रयास करो कि होता क्या है। हमने बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या, एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने क्या बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या, एवरी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या जो भी है उनके सारे गुणनफल को हम किस में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर क्या होगा? अद्वितीय होता है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा। चलो देखना बोर्ड पे ध्यान से। अगर हम इसको हल करते हैं, चलो वो देखो यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 32,760 और इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप 32,000, यहाँ देखो 32,760 का अभाज्य गुणनखंड आप कुछ इस प्रकार से निकालते हो, लेकिन अगर इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, हाँ हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो मान लो कि जो सबसे पहले संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हम लोग लिखेंगे। संख्या कितना है? 32,000
760। 32,000 कितना है? 760। ठीक है, संख्या बड़ी है तो घबराना नहीं है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो 32,760 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 16 380 लिख सकते हैं। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 380। उसके बाद फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 से भाग करेंगे तो 8190। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 4095। ठीक है, कुछ इस प्रकार से नंबर आएगा। तो हम चलो लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 8190। ठीक है, लिख दिए। फिर हम आगे बात करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4095। फिर अगला स्टेप में चलते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1365। फिर आगे चलेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 455। फिर आगे चलो हम बात करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 5 इंटू 91। फिर अगला स्टेप में हम जब चलते हैं तो अब 91 को कितना से घटाएंगे तो 9391। तो चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अब 91 को करना है तो 7 इंटू 13। ठीक है, 9391 हो गया। आगे चलो, आगे की बात करते हैं। तो अब हम इस पे यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हम क्या करेंगे? अब सॉर्ट करेंगे। ये तो निकल कर रेडी हो गया, हमने इसको तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे 4095 आया तो 4095 को अब हमने यहाँ पे क्या करिया? अब 3 से हम कटाएंगे। कितना से कटाएंगे? 3 से। तो कितना आएगा? 1365 आएगा। फिर 1365 को 3 से कटाएंगे तो 455 आएगा। फिर 455 को जब हम लोग कटाते हैं 5 से तो कितना आता है? 91। करके देख लो, 91 में 5 से कम 5, 9 5 45 आ गया तो 455। फिर जब हम इसको घटाएंगे तो 7 से कटेगा 1391। ये लो तुम्हारा आभाज्य गुणनखंड निकल के तैयार। यदि तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 गुने 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 3, ठीक है, गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, तो रिजल्ट आएगा कितना? 32,760। ठीक है, तो ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम चलो इसको सॉर्ट करते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे? तो अब 1 2 3, 3 को 2 है ना? 1 2 3, इस तीनों को हम क्या कर देंगे? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 गुने 7 गुने 13। इस प्रकार हम क्या कर दिए? सॉर्ट कर दिए। तो लो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकल गया। क्या हो गया? तैयार हो गया। किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बातें? चलो इसे नोट डाउन करो। अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का प्रसार, यानी किसका? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिएगा मेरे साथ, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी एक्सटेंशंस ऑफ डेसिमल्स, एक्सटेंशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी एक्सटेंशंस ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कैसे होता है। तो अब इसमें हम लोग सब टॉपिक क्या डालेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या का। किसका पढ़ेंगे? तो परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। एक्सपेंशन बोल सकते हो या एक्सटेंशन बोल सकते हो। तो देखो बुआ,
ये जो प्रसार होते हैं क्या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, किस प्रकार के हो सकते हैं आओ हम देखते हैं। दशमलव यही हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। आओ तो हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, या तो शांत होता है या अनौशानी आवर्ती, जिसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ठीक है। यहाँ पे देखो बुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक टर्म तक रिपीट करेगा वह नंबर। जैसे ध्यान से समझने का प्रयास करना, बोर्ड पे मैंने लिखा एक नंबर, जैसे मैंने लिखा एक संख्या लिखा, ध्यान समझना, संख्या मैंने लिखा 1/2, तो इसका दशमलव कितना होता है 0.5 होता है। 1/2 का दशमलव कितना होता है 0.5। तो 0.5 जब हुआ तो अब यह मुझे बताओ यह दशमलव क्या है, शांत है या अशांत? यह दशमलव क्या है मेरा, शांत है। प्रसार क्या है इसका, संख्या दशमलव का प्रसार क्या है, शांत, क्योंकि इसके बाद इधर कट गया ना, आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, यह शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। फिर मैं एक नंबर आपको देता हूं 1/3, इसका वैल्यू कितना होगा 0.3333 करके ऐसे रिपीट कर, यानी 3 की रिपीटेशन हो रही है। क्या हो रही है, 3 रिपीटेशन कर रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यानी इसको कहेंगे हम अनवसानी। क्या कहेंगे, अनवसानी कहेंगे, यानी अनवसानी दशमलव हो गया यह, और यह क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो प्रश्न आते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो याद रखना, शांत होता है और अनवसानी होता है। अनवसानी होता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है, याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि 7/8 लो, एक एग्जांपल ले लो, तो 7/8 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0.875। एक दशमलव कैसा है, शांत है। तो शांत को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। और एक वैल्यू अगर हम और दे दें यहाँ पे 5/6, तो एक ऐसा हो जाएगा 0.8333, इसमें भी 3 की रिपीटेशन हो रही है। अब हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। समझ में आई बातें, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसी के बाद हम पढ़ लेते हैं अपरिमेय भी, ठीक है। मैं इसी में लिख देता हूं अपरिमेय भी, ठीक है। हो गया, किसी को कोई परेशानी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये हो गया शांत, यानी जो दशमलव कट जाए, पूरा कट जाए, उसके बाद कुछ ना आया, दैट्स शांत। अगर कोई नंबर रिपीटेशन हो रही है, बार बार वही नंबर आ रहा है, तो भी परिमेय में ही जाएगा, उसको हम लोग परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप लोग लिखिएगा, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनुवंशानिक और अनावर्ती अनावर्ती जिसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, याद रखना इसका होता है जैसे अगर हम बोले √2, तो √2 का वैल्यू क्या होगा, √2 एक संख्या है तो √2 का वैल्यू क्या होगा, तो 1.4142135623 ऐसे कर करके आएगा। तो अब मुझे बताओ यह कैसा डेसिमल हो जाएगा, यह जो डेसिमल होगा कैसा डेसिमल हो जाएगा, तो अनवशानी क्या हो जाएगा, अनवशानी अनवशानी अनावर्ती। ठीक है, यानी ये नंबर का कोई फिक्स नहीं है यार कि ये नंबर में क्या रिपीटेशन हो रहे हैं, कोई बार बार अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव में चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141592653 डैश डैश डैश, ये भी क्या हो जाएंगे, तो अनवशानी अनावर्ती अनवशानी अनावर्ती, यानी सभी के सभी कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि पाई, पाई क्या थी, जैसे पाई का वैल्यू होता है ना 22/7, अगर आपसे कोई पूछे पाई क्या रेशनल नंबर है, क्या वह परिमेय संख्या है, नहीं, पाई इज अ इरेशनल नंबर, हमेशा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो होता है वह अनवशानी अनावर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग नोट डाउन करो। ठीक है, इसे नोट डाउन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी विधि को पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसे नोट डाउन करो। आओ हम बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शांत दशमलव के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए क्या क्या वो कंडीशन है, शर्तें हैं, तो हम लोग उसके बात करते हैं शांत दशमलव के लिए शर्तें। तो हेडिंग डालना, शांत दशमलव के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं कि मेरा दशमलव शांत ही होगा, तो उसके लिए हम बात करते हैं। आओ, एक परिमेय संख्या लिखो साथ साथ, एक परिमेय संख्या p/q p/q जहां p और q
सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी को प्राइम है का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 का पावर m और n 2 इंटू n का पावर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का हो, के रूप का होना चाहिए, के रूप का हो। जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, चलो अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे लोग, इसको देखो। कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसका यदि गुणनखंड 2 का पावर m और m का पावर 2 का पावर n और 5 का पावर n आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इसका दशमलव क्या है, शांत है। क्या है इसका दशमलव, क्या है, शांत है। ठीक है, तो हम लोग उस पर कुछ प्रश्न करते हैं, चलो। ठीक है, अभी हम जस्ट आप लोगों को उस पर प्रश्न करवाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन है 13/3125 और आपसे पूछ दे कि बताओ यह नंबर शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, कैसे समझेंगे। 13/3125 अगर आपको दे दें और आपसे पूछ दे कि बताइए यह जो नंबर है वह नंबर शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, क्या है, तो आपको भाग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बताना है। तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 31 से 25 का। ठीक है, और यदि 31 से 25 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m पे आ रहा है, तो वह शांत दशमलव होगा। आओ हम लोग डिस्कस करते हैं 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। यदि हम लोग 31 और 25 को तोड़े तो 31 और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी इक्वल टू 5 का पावर 5। और मैंने क्या बोला, 5 का पावर m। अब m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब ध्यान रखना। तो 5 का पावर m यानी हम कह सकते हैं कि ये दशमलव क्या है, मेरा शांत दशमलव है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा कि शांत दशमलव होने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, तो शर्तें जो होती है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करना, इस पे क्वेश्चन करना, और हम लोग कल जो है ना, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी जो बच गए हैं कंसेप्ट थोड़ा बहुत, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।